हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक विद विषय गुप्ता। तो ये है 30 मई के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको सबको कवर करते रहिए जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करें। चाहे आप प्रीलिम्स के एग्जाम दे रहे हो, किसी भी पेपर में, चाहे आप मेंस लिख रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्से राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी अपडेट्स आते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो सभी टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आती है, तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल के आरओ मेंस के लिए, सबके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो इन पेपर्स की प्रिपरेशन करें बिल्कुल शुरुआत से, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मई के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से कि गुरुग्राम गेट्स बैक इट्स कल्चरल हब आफ्टर 5 ईयर्स। तो गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव को 5 साल बाद इसका कल्चरल हब वापस मिलेगा। तो इट विल री ओपन विद दास्तान ए चौबोली, जो एक स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है दस्तन गोई का। तो चौबोली एक राजस्थान की फोक टेल एक प्रथा है जो 5th सेंचुरी दस्तन गोई ट्रेडिशन से चल रही है। लाइक ऑल फोक टेल्स इट इज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। तो ये अपने आप में कहानी के अंदर एक कहानी है चौबोली, टंग इन चीक एंड हिलेरियस ऑफ अ क्लेवर मैनिपुलेशन बाय अ ठाकुर वाइफ ऑफ हिज कंज्यूमिंग ईगो। तो उसमें एक ठाकुर की वाइफ है, तो वो अपनी क्या क्या चीज़ें इसमें करती है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो इसके अंदर बताया गया है चौबोली के अंदर। तो इसके ऊपर 5 साल बाद गुरुग्राम में कल्चरल हब खुलने जा रहा है। नेक्स्ट है न्यूज़, 2 फ्रॉम इंडिया अमंग 21 न्यू कार्डिनल्स नेम्ड बाय पोप। तो जो पोप हैं जो कि वेटिकन सिटी में रहते हैं, उनके द्वारा पूरे विश्व में 21 नए कार्डिनल्स का नाम घोषित किया गया है, जिसमें से 2 भारतीय हैं। तो पोप फ्रांसिस अनाउंस्ड ऑन संडे दैट ही वुड अपॉइंट 21 न्यू कार्डिनल्स इन अगस्त इंक्लूडिंग 2 फ्रॉम इंडिया। तो 1 अगस्त महीने में 21 नए कार्डिनल्स को अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें से 2 भारत में होंगे। अगेन पुटिंग हिज स्टैम्प ऑन द फ्यूचर ऑफ कैथोलिसिज्म। तो कैथोलिकिज्म का जो क्रिश्चियन रिलीजन है, उसके अंदर 2 डिवीज़न हैं, एक कैथोलिक्स होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो कैथोलिक्स का फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए नए कार्डिनल्स को बनाया जा रहा है। द 2 कार्डिनल्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से कौन कौन है? एक तो है आर्क बिशप ऑफ गोवा, गोवा के दमन के, जो जिनका नाम है फिलिप नेरी एंटोनियो सिबेस्टियो। और जो सेकंड है वो है आर्क बिशप ऑफ हैदराबाद एंथनी पूला। तो ये 2 पर्सनस हैं, 2 कार्डिनल्स हैं जिनको अपॉइंट किया जा रहा है भारत से, और इस तरह से पूरे विश्व में से 21 को चुना गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है GS2 से, गवर्नेंस की न्यूज़ है। तो गवर्नमेंट टू लॉन्च पोर्टल टू चेक वेलफेयर डिलीवरीज। कि वेलफेयर डिलीवरीज़ को देखने के लिए कि जो वेलफेयर के ऊपर सरकार काम कर रही है, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सेंटर इज प्लानिंग टू लॉन्च जन समर्थ। तो जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च करने जा रहा है। अ कॉमन पोर्टल फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस स्कीम्स। ये कॉमन पोर्टल होगा जिसमें सभी स्कीम्स की कैसी कैसी डिलीवरी चल रही है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, उन सब की परफॉर्मेंस एक साथ आपको दिख पाएगी एज पार्ट ऑफ द सेंटर्स विजन ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जब वो 2014 में उन्होंने रिजीम ली, तो उनका कहना ये था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत काम कर रहे हैं। तो उसी तहत उन्होंने ये एक पोर्टल लाने जा रहे हैं, जन समर्थ पोर्टल। द न्यू पोर्टल प्लान्स टू इनिशियली ऑन बोर्ड 15 क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो 15 ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें क्रेडिट दिया जा रहा है लोगों को, तो क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनको इसमें कनेक्ट किया जाएगा जन समर्थ पोर्टल पर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि सेंटर रिट्रैक्ट्स क्वेश्चन ऑन आधार फोटोकॉपीज़। तो पहले बीच में अभी आधार की फ़ोटोकॉपीज़ पे सरकार ने ये कहा था, कर्नाटक सरकार ने भी ये कहा था कि आधार की फ़ोटोकॉपीज़ को शेयर ना किया जाए, क्योंकि उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने अब ये जो पहले एडवाइजरी जारी की थी, इसको वापस ले लिया है। और इसके बाद में एक मास्क्ड आधार का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि एक मास्क आधार है। तो ये मास्क आधार क्या है? अगर हम आधार नंबर देखें, तो आधार कार्ड देखें, तो आधार कार्ड जो होता है उसके अंदर 12 डिजिट का एक नंबर होता है, जो हर पर्सन के लिए यूनिक नंबर होता है। तो ये 12 डिजिट का नंबर है। तो अब इसमें क्या किया गया है, आधार कार्ड को मास्क करने का मतलब ये हुआ कि आधार कार्ड की जो 12 नंबर हैं, उसमें से शुरू के 8 नंबर को एक्स निशान से छुपा दिया जाएगा, यानी कि हमें शुरू के 8 नंबर पता नहीं चलेंगे, लेकिन बाद के 4 नंबर पता चलेंगे। तो रिप्लेसिंग द फर्स्ट 8 डिजिट्स विद सम कैरेक्टर्स लाइक, ये एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट कर देंगे, वाइल ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर आर विजिबल। तो जो आखिरी के 4 नंबर हैं सिर्फ वही दिखेंगे। तो मास आधार को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो डाउनलोडिंग इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मास आधार इस 5 स्टेप प्रोसेस। तो ये 5 स्टेप्स होंगे, या अगर आप 5 स्टेप्स इसको फॉलो कर लेंगे
तो आपको वो आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बेसिक बात ये है कि मास्टर आधार क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि मास्टर आधार वो आधार कार्ड होता है जिसमें सिर्फ आखिरी के 4 लेटर आपको दिखेंगे, 4 कैरेक्टर दिखेंगे और शुरू के 8 नहीं दिखेंगे। तो ये आधार कार्ड जो इशू कर रहा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी। और जो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये किसके तहत काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आधार कार्ड इशू करने वाली अथॉरिटी है UIDAI और ये काम करती है MeitY के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फॉरेन रिलेशन से, इंटरनेशनल रिलेशंस से न्यूज़ आ रही है इंडिया और बांग्लादेश की, कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो 2 साल बाद, यानी कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान जिस टाइम पे ट्रेन सर्विसेज बंद रही पूरे देश में और साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो अब वो 2 साल बाद खुलने जा रही है। तो बंधन एक्सप्रेस चलती है कोलकाता से लेके खुलना तक। खुलना आपको वेस्ट वहाँ पे मिलेगा, बांग्लादेश में मिलेगा, और कोलकाता मिलेगा वेस्ट बंगाल में। तो बंधन एक्सप्रेस फ्रॉम कोलकाता स्टेशन ऑन वे टू खुलना इन द नेबरिंग कंट्री। तो कोलकाता से खुलना तक चलेगी बंधन एक्सप्रेस। फिर मैत्री एक्सप्रेस भी शेड्यूल की गई है जो कोलकाता से ढाका के बीच में चलेगी। और इंडिया बांग्लादेश ट्रेन कनेक्टिविटी थ्रू वेस्ट बंगाल विल रिसीव अनदर बूस्ट फ्रॉम June 1 विद द इनॉग्रेशन ऑफ मिताली एक्सप्रेस। तो मिताली एक्सप्रेस भी चलने जा रही है 1 जून से बिटवीन न्यू जलपाईगुड़ी एंड ढाका। तो न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका को ज्वाइन करने वाली जो ट्रेन चलाई जा रही है वो मिताली एक्सप्रेस चलाई जा रही है। द न्यू सर्विस विल ऑल्सो बूस्ट टूरिज्म इन नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एज मैनी ट्रेवलर्स फ्रॉम बांग्लादेश शो अ कीन इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग द दार्जिलिंग हिल्स एंड द फॉरेस्ट एंड टी गार्डन्स ऑफ दुआर्स इन द फुटहिल्स। तो जो वहाँ पे दुआर्स हैं दार्जिलिंग के पास में और जो दार्जिलिंग हिल्स हैं, तो वहाँ पे लोगों को जाना काफ़ी पसंद होता है। तो ये वाली जो ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई जा रही है वो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको बहुत हेल्प करेगी कि वो सीधा दार्जिलिंग जाएं या पहले न्यू जलपाईगुड़ी जाएं और वहाँ से सीधे वो दार्जिलिंग जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, आज हम समझेंगे रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रोसेस कैसा है और इसके बाद जो प्रमोशंस हैं उनके अंदर क्या प्रोसेस है रिजर्वेशन का, तो उसको हम समझने जा रहे हैं। तो द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ रिजर्वेशन रिलाइज ऑन द सिम्बायोटिक कोएग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जो सिम्बायोटिक कोएग्जिस्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। उसके बाद वो कह रहा है कि रिजर्वेशन अपने आप में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज़ अ सेटल्ड लॉ, ये अपने आप में एक सेटल्ड लॉ है, टाइम एंड अगेन रिआइट्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन और प्रमोशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि रिजर्वेशन अपने आप में एक फंडामेंटल राइट नहीं है, चाहे आप इसको आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के तहत देखें, चाहे आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A के तहत देखें। रैदर दे आर एनेबलिंग प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। ये सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविजन है कि एक प्रोविजंस हैं जो आपको एनेबल करते हैं, आपको सशक्त बनाते हैं कि आप रिजर्वेशन लागू कर सकें, जबकि रिजर्वेशन अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ़ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 के केस में भी ये वाली बात कही है। Sensitivity of the welfare state towards the weaker section over decades resulted in the gradual expansion of canopy of reservation in the form of increasing classifications under Article 16। क्योंकि भारत जो है उसने अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाया है, दर्ज करवा रखा है। तो वेलफेयर स्टेट को होते हुए भारत में, जिससे कि हम SC STs का या OBCs का धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे भी, कि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन फैसिलिटी लाई गई और जिसको कि अंडर आर्टिकल 16 के अंदर क्लासीफाई किया गया। तो आर्टिकल 46 भी मैंडेट करता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, दैट द स्टेट शेल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को स्पेशल केयर देने के लिए ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, और पर्टिकुलरली कौन होने चाहिए, या तो SC पर्सन्स होने चाहिए या ST के पर्सन्स होने चाहिए। रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट which was otherwise confined to SCs and STs got extended to the OBCs as well on the basis of the recommendations of the second backward commission, जिसको BP मंडल ने चेयर किया था। तो BP मंडल ने जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था या चेयर किया था सेकंड बैकवर्ड कमीशन को, तो पहले सिर्फ SC और ST को रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन अब इसके बाद OBCs को भी रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया। VP सिंह की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके लिए कदम उठाए।
द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन 1980 टू प्रोवाइड 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी। तो 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई मंडल कमीशन के द्वारा 1980 में। एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग 22.5% रिजर्वेशन फॉर SC ST। तो उस टाइम पे SC ST के लिए रिजर्वेशन 22.5% हुआ करता था, लेकिन बाद में 27% रिजर्वेशन OBCs के लिए भी दे दिया गया। तो VP सिंह की गवर्नमेंट ने 1990 में इसके ऊपर कदम उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्टिंग हिस्टोरिक इंदिरा सोनी जजमेंट 1992, और बाद में इसके बाद इंदिरा सोनी जजमेंट भी आया 1992 में। इन द जजमेंट एक 9 जज बेंच ने, जो कि उस टाइम के चीफ जस्टिस कानिया ने हेल्ड की, अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द 27% रिजर्वेशन। 27% रिजर्वेशन को तो उन्होंने सही ठहरा दिया उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने ये भी सीलिंग रख दी कि 50% ही मैक्सिमम रिजर्वेशन होना चाहिए, इससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा, एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बता दिए कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे, तभी आप 50% की सीलिंग को क्रॉस करेंगे, नहीं तो 50% सीलिंग ही रहने देंगे, जिससे कि जो राइट टू इक्वलिटी है अंडर आर्टिकल 14 वो भी बनी रहे। वाइल आर्टिकल 16 क्लॉज 1 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अपने आप में एक एनेबलिंग प्रोविजन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 16(1) एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अपने आप में एक एनेबलिंग प्रोविजन है। फर्दर द कोर्ट डायरेक्टेड द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर। उसके बाद कोर्ट ने अलग अलग रूलिंग्स से ये भी बताया कि OBCs के अंदर जो क्रीमी लेयर है उनको बाहर निकाल दिया जाए, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 77th अमेंडमेंट आता है 1995 का कॉन्स्टिट्यूशन में, इंदिरा स्वानी जजमेंट के बाद। जब इंदिरा स्वानी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को बाईपास करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला देती है। तो 77th अमेंडमेंट लाया गया 1995 में। तो उसमें ये कहा गया इंदिरा स्वानी केस के साथ कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट ऑथोराइज रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 प्रमोशंस में रिजर्वेशन की बात नहीं करता। तो 77th अमेंडमेंट से 1995 में विच आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को इंसर्ट किया गया टू प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। तो 77th अमेंडमेंट के साथ 1995 में आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में ये कहा गया कि सरकार को या पार्लियामेंट को कोई ये नहीं रोक सकता, या स्टेट को कोई भी नहीं रोक सकता प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को राउटिंग करने के लिए, उसको रीराउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। Later, 2 more amendments were brought, one to ensure consequential seniority and another to secure carry forward or unfilled vacancies of a year। उसके बाद 2 अमेंडमेंट और किए गए कि एक तो consequential seniority के लिए कि कौन सीनियर होगा, और जो अनफिल्ड वैकेंसीज थी या बैकलॉग था उसको आगे ले जाने के लिए, इसके लिए भी अमेंडमेंट किया गया। द फॉर्मर बाय वे ऑफ एडिशन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, और बाद में 16 क्लॉज 4B भी ऐड किया गया। उसके बाद 2006 में M नागराज जजमेंट आया। तो एक 5 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, डिक्लेयर द 1995 अमेंडमेंट एज नॉट वोकेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट लेड डाउन सर्टेन कंडीशंस विच इंक्लूडेड द कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा। तो नागराज जजमेंट में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 5 जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये कहा कि 1995 का जो अमेंडमेंट था वो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक क्वांटिफाइबल डेटा आप इकट्ठा करें, कि डेटा इकट्ठा करें जिसमें हम ये बता कर सकें, ये शो कर सकें कि अलग अलग कास्ट की क्या बैकवर्डनेस है, एंड इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्लास इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उस क्लास की क्या इनएडिक्वेसी है रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि क्या वो क्लास अच्छे से रिप्रेजेंट है या नहीं है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसकी बात की गई। द बेंच हेल्ड दैट द क्रीमी लेयर अमंग SC and STs इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन। और बेंच ने ये भी कहा कि SC STs में भी जो क्रीमी लेयर हो चुके हैं उनको भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा। उसके बाद 2018 में केस आता है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, 2018 केस है। तो इस केस के अंदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज कॉल्ड ऑन टू एग्जामिन विजडम ऑफ द 2006 जजमेंट। तो 2006 का जो जजमेंट था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया, ऑन टू एग्जामिन विजडम ऑफ 2006 जजमेंट इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द SCs एंड STs। तो सोशियो और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की समाज में और आर्थिक रूप में, दोनों रूप में अगर बैकवर्डनेस देखी जाए SC STs की, तो वो क्या है, तो वो जर्नैल सिंह जजमेंट में कहा गया। और उसके बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन 2019 में 103वां अमेंडमेंट लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो थे
जनरल कैटेगरी में उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया ओवर एंड अबव दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 50%। तो जो 50% रिजर्वेशन था उसके ऊपर ये 10% रिजर्वेशन दिया गया अदर देन SCs, STs एंड OBCs फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। और उसके बाद रिसेंटली 2021 में केस हुआ है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर का। ये महाराष्ट्र में हुआ है कि मराठा लोगों को जो रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही थी। Despite the Indira Swani ruling, there have been attempts on the part of many states to breach the rule by way of expanding the reservation coverage and the Maharashtra Socially and Educationally Backward Classes Act 2018। तो इंदिरा स्वानी जजमेंट ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन की लिमिट नहीं क्रॉस होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग स्टेट्स बार बार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार लोगों को अपीज़ करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए, अपने वोट्स के लिए इस रूलिंग को तोड़ते रहते हैं और किसी भी लोगों की डिमांड के ऊपर उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से महाराष्ट्र में भी कहा गया कि महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज एक्ट लाया गया 2018 में, जिसको मराठा रिजर्वेशन लॉ कहा गया, और जो वहाँ पे मराठा लोग थे उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। तो केम अंडर चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विच रेफर द सेम टू अ बेंच ऑफ 5 जजेस। तो ये चीज़ जब मराठा रिजर्वेशन लॉ वहाँ पे लाया गया तो उसको अपोज किया गया, उसके ऊपर केस लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की बेंच को दिया। एंड वन क्वेश्चन वाज वेदर द 1992 जजमेंट नीड्स अ रीलुक। और यहाँ पे बात अब ये आती है कि अगर सभी स्टेट्स ऐसा करेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में जो जजमेंट दिया गया था, इंदिरा स्वानी जजमेंट, क्या उसको दोबारा देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली अफर्म्ड द इंदिरा स्वानी डिसीजन बट ऑल्सो स्ट्रक डाउन सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा कि इंदिरा स्वानी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो बिल्कुल सही है, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड भी कर दिया मराठा रिजर्वेशन लॉ का, जो सेक्शन 4 और सेक्शन 4(1)(b) था, जिससे 12% रिजर्वेशन मराठास को मिल रहा था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और 13% रिजर्वेशन मिल रहा था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो इन दोनों को भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वानी जजमेंट को सही बताते हुए। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है, या वर्ल्ड हिस्ट्री से भी यूज़ कर सकते हैं हालांकि इसको, कि अजरबैजान और अर्मीनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नागोर्नो काराबाख एनक्लेव पे। तो बीच बीच में काफ़ी बार ये नागोर्नो काराबाख का जो एनक्लेव है उसके ऊपर लड़ाई चल रही है इन दो देशों के बीच में, अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में। तो ये 2020 में लड़ाई या 2021 में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, उसके बाद ये कुछ कम हो गई, लेकिन ये इशू वापस से उठ रहा है। तो एक सीज़ फायर साइन हुआ था 1994 में, कुड नॉट प्रिवेंट मल्टीपल फ्लेयर अप्स बिटवीन द नागोर्नो काराबाख रेबल आर्म फोर्सेज बैक्ड बाय द अर्मीनियन मिलिट्री एंड द अजरबैजानी मिलिट्री। हालांकि 1994 में एक सीज़ फायर साइन हुआ था इन दोनों देशों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे काम नहीं हुआ और बार बार यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं अर्मेनियन मिलिट्री के बीच में और अजरबैजान की जो मिलिट्री है उनके बीच में। बोथ कंट्रीज़ हैव नाउ एग्रीड टू फॉर्मुलेट बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डिलिमिटेशन कमीशन एंड स्टार्ट टॉक्स फॉर अ पीस डील। तो दोनों देश जो हैं वो चाह रहे हैं कि अब पीस डील पे साइन किया जाए और पीस डील के लिए बात की जाए, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये यहाँ पे बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो बात करते हैं कि नागोर्नो काराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये शुरुआत कैसे हुई। तो नागोर्नो काराबाख इज़ अ लैंडलॉक्ड, ये अपने आप में एक लैंडलॉक्ड माउंटेनियस पहाड़ी क्षेत्र है और एक फॉरेस्टेड रीजन है, जंगल का क्षेत्र है, फॉलिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान। तो ये अजरबैजान की बाउंड्री के अंदर है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नागोर्नो काराबाख कॉल्ड अर्थसाक इन अर्मीनियन होस्ट्स अ प्रीडोमिनेंटली एथनिक अर्मीनियन पॉपुलेशन विद एन अज़ेरी माइनॉरिटी। तो शुरुआत में नागोर्नो काराबाख जो ऑलरेडी अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर था, लेकिन उसके अंदर एथनिकली अर्मीनियन पॉपुलेशन रहा करती थी और थोड़ी बहुत माइनॉरिटी में अज़ेरी लोग भी थे, यानी कि अजरबैजान के लोग भी थे। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ कॉकेसस रीजन, जो कॉकेसस माउंटेन्स है उसके रीजन में है ये, एंड इज़ रफली मेड अप ऑफ मॉडर्न डे अर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। तो यहाँ पे इस टाइम पे मॉडर्न डे का जो अर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया है वो वाला पार्ट यहाँ पे हुआ करता था। नागोर्नो काराबाख विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ द अर्मीनियन किंगडम हैज़ बिन रूल्ड बाय सेवरल एम्पायर्स। तो पहले ही अर्मीनियन किंगडम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसको कई सारे रूलर्स ने रूल किया, जैसे कि ऑटोमन्स ने रूल किया, पर्शियंस ने रूल किया और रशियंस ने भी इसको रूल किया। अर्मीनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया लेटर बिकेम सेपरेट रिपब्लिक्स, तीनों अलग अलग देश बन गए, विद द अजेरीज इनकॉर्पोरेटिंग नागोर्नो काराबाख इनटू देयर रिपब्लिक। और बाद में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख को अपने रीजन में ले लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन्स एडेड अजेरीज। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन्स ने अटैक किया अजरबैजान पे, अटैक द साउथ कॉकेसस एज द ऑटोमन्स रिट्रीटेड। फिर ऑटोमन्स जब हार गए
एट द एंड ऑफ द वॉर तो अजरबैजान एंड अर्मेनिया डिसेंडेड इनटू अ फुल ब्लॉन वॉर इन 1920। तो बाद में जब ऑटोमन्स वहाँ पे हार गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और वहाँ से वो चले गए, तो अजरबैजान और अर्मेनिया जो हैं वो 1920 में फुल युद्ध में आ गए, सिर्फ इस वजह से कि ये जो नागर्नो काराबाग का जो रीजन है ये किसके पास रहेगा। ये इसी तरह से है जिस तरह से कि 1947 के बाद से इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से अजरबैजान और अर्मेनिया नागर्नो काराबाग के लिए लड़ रहे हैं। नेक्स्ट अजेरी और अर्मेनिया की वॉर हुई 1991 में, जब सून द बोल्शेविक्स टुक ओवर साउथ कॉकेसस टू एक्सपेंड सोवियत इन्फ्लुएंस एंड अजरबैजान अर्मेनिया एंड जॉर्जिया बिकेम सोवियत रिपब्लिक। तो सोवियत ने ऑफिशियली प्लेस कर दिया नागर्नो काराबाग को एज एन ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन अजरबैजान टेरिटरी। तो उसके बाद जिस टाइम पे कॉकेसस पे बोल्शेविक्स ने हमला किया और 1917 में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद रशियन एम्पायर आने लगा, यूएसआर का रिपब्लिक आने लगा, तो उस टाइम पे उन्होंने सोवियट्स ने डिक्लेयर करा कि नागर्नो काराबाग रीजन जो है ये अपने आप में अजरबैजान की टेरिटरी है, डिस्पाइट द चीफली अर्मेनियन पॉपुलेशन। हालांकि वहाँ पे अर्मेनियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती थी, उसके बावजूद सोवियत यूनियन ने कहा कि नहीं, ये जो टेरिटरी है ये अजरबैजान की है। एज सोवियत पावर बिगेन टू वेन इन द 1980s, एथनिक अर्मेनियन पॉपुलेशन ऑफ नागर्नो एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू बी रीयूनाइटेड विद देयर रूट्स। अब जब जिस टाइम पे सोवियत अपनी फुल पावर में था तब तक तो उनको ये वाली बात माननी पड़ी कि वो अजरबैजान के साथ रहें, लेकिन जब यूएसआर की पावर कम होने लगी 1980s के बाद से, तब वहाँ की जो नागर्नो काराबाग रीजन में जो रहने वाली जो अर्मेनियन पॉपुलेशन थी उसका कहना ये था कि अब वो अपने रूट से मिलना चाहेंगे और चाहेंगे कि वो अर्मेनिया के साथ ही मिल जाएं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अर्मेनिया, ऑर्गेनाइजिंग अ वोट फॉर द सेम इन 1988। तो 1988 में उसके लिए उन्होंने एक वोटिंग भी की। दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद अजरबैजान एंड मिलिट्री क्लैशेस इंस्यूट। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे मिलिट्री क्लैशेस होने ही थे अजरबैजान में। वॉर ने करीब करीब 30,000 लोगों को मार दिया एंड कॉज्ड न्यूमरस एथनिक एजरीज टू फ्ली काराबाग एंड अर्मेनिया। तो वहाँ से कई सारे लोग ऐसे थे जो काराबाग से रीजन से भाग गए। फिर 1993 में अर्मेनिया हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द मोस्ट ऑफ नागर्नो काराबाग। तो 1993 में अर्मेनिया ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया सीरिया पे। वॉर एंडेड इन 1994 में वॉर ख़त्म हुआ when both countries entered into a ceasefire brokered by Russia। उस टाइम तक रशिया बन चुका था, सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका था, बट द बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया और अजरबैजान अभी भी डिमार्केट नहीं किए गए थे। तो पीस टॉक्स चल रही थी मिन्स्क ग्रुप से, जो मिन्स्क ग्रुप्स है यानी कि बेलारूस है, वहाँ पे इसकी टॉक्स चल रही थी पीस ट्रीटी, लेकिन साइन नहीं हो पाई। पीस प्रोसेस चल रहा था लेकिन पीस ट्रीटी साइन नहीं हो पाई थी। जो मिन्स्क ग्रुप है क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी इन कोऑपरेशन इन यूरोप अर्ली 1990 वाज को चेयर्ड बाय रशिया, यूएस एंड फ्रांस। तो उस टाइम पे मिन्स्क ग्रुप बनाया गया जिसको OSCE ने बनाया गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन यूरोप के द्वारा बनाया गया अर्ली 1990 में। और उसको चेयर करते थे, रशिया चेयर करता था, यूएस चेयर करता था, फ्रांस चेयर करता था। द मिन्स्क ग्रुप्स प्रपोजल वर कॉन्टिन्यूसली रिजेक्टेड बाय बोथ येरेवान एंड बाकू। तो येरेवान अर्मेनिया की कैपिटल है और बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। तो मिन्स्क ग्रुप की जो प्रपोजल आती थी वो दोनों कंट्रीज़ अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ही रिजेक्ट कर देते थे। जो रोल था मिन्स्क ग्रुप का वो डिक्लाइन होने लगा ड्यूरिंग द 2020 वॉर। 2020 में जो वॉर हुआ उसमें मिन्स्क ग्रुप की जो रोल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया बिटवीन द टू कंट्रीज़ एज अदर नेगोशिएटिंग ग्रुप्स एंटर द सीन। और दूसरे नेगोशिएटिंग ग्रुप्स थे वो भी सीन में आ गए। तो 2016 और 2020 का क्लैश देख लेते हैं। तो 2016 में क्लैश स्टार्ट हुआ अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, विच लास्टेड फॉर 4 days। तो ये 4 दिन तक चला, एक सीज़ फायर हो गया, फिर मॉस्को पुट एन एंड टू द वॉर। तो मॉस्को ने यानी कि रशिया ने इसको ख़त्म करवाया इस युद्ध को नागोर्नो काराबाग इशू पे। उसके बाद दोबारा फ्रेश क्लैशेस शुरू हुई अर्मेनिया और अजरबैजान में सितंबर 2020 में, विच टर्न इनटू अ फियर्स 6 वीक वॉर। ये 6 हफ्ते का वॉर चला, करीब 1.5 महीने चला, इन विच मोर देन 2000 पीपल डाइड। 2000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। फाइटिंग शुरू हुई जब अजरबैजानी प्रेसिडेंट ने कहा कि एक ऑफेंसिव वार्निंग टू टेक बैक नागोर्नो काराबाग एंड अदर अर्मेनियन ऑक्यूपाइड डिस्ट्रिक्ट। जब अजरबैजान के राष्ट्रपति ने शुरुआत की इस चीज़ की, उन्होंने कहा कि जो नागोर्नो काराबाग का रीजन अर्मेनिया के अंडर है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो अर्मेनिया के अंडर हैं, वो उसको वापस लेकर रहेंगे। तो वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो बोथ पार्टीज़ एंटर्ड अ सीज़ फायर ब्रोकर्ड बाय मॉस्को इन नवंबर 2020। तो दोनों पार्टीज़ ने सीज़ फायर पर साइन किया जिसको रशिया ने ब्रोकर किया नवंबर 2020 में। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इशू है नागोर्नो काराबाग का बहुत ज़्यादा लाइट में रहता है, न्यूज़ में रहता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि नागोर्नो काराबाग रीजन का जो इशू है वो किन 2 देशों के बीच में इशू है, या ये कहाँ पे है, तो मिडल ईस्ट में है, एशिया में। तो ऐसे करके किसी भी तरह से सवाल पूछा सकता है आपसे प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। जब सवाल आएंगे तो मेंस में अगर आपके ऊपर मिडल ईस्ट की स्टोरी लिखने के लिए आए, कहा जाए आपसे कि मिडल ईस्ट की जो कंडीशंस हैं वो हमेशा टर्मोइल वाली रहती हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ लिखेंगे तो वहाँ पर आप इसको मैंशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1.34 लाख करोड़ टू बूस्ट नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। तो ये कहना है गवर्नमेंट का कि नॉर्थ ईस्ट में वो 1.34 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स चला रही है, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सेंटर इज़ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस रेल, रोड एंड एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। ये रेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड के चल रहे हैं और एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत 1,34,200 करोड़ रुपये है। और इतना पैसा सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लग रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर एक जो नदी इनिशिएटिव चल रहा है उसमें बोल रही थी। तो नदी इनिशिएटिव है नेचुरल एलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस। तो ये एक इनिशिएटिव है नेचुरल एलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस। तो नदी इनिशिएटिव के तहत ये बोल रही थी कि कैरिंग आउट 20 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹74,000 करोड़ फॉर 2011 किलोमीटर विच आर स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट। की 2011 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछने जा रही है और 20 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कीमत 74,000 करोड़ रुपए है और 4,000 किलोमीटर की सड़कें बनने जा रही हैं जिनकी कीमत 58,000 करोड़ रुपए है। साथ साथ वाटरवेज पे भी काम चल रहा है। तो नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा पे है और नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा पे और नेशनल वाटरवे 16 बराक रिवर पे है, तो इनके ऊपर भी काम चल रहा है। ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड कहा जा रहा है कि जब ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपने आप में एक सीमलेस कनेक्टिविटी देगा, नॉट ओनली बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑन द सब कॉन्टिनेंट। तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है, यानी कि जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का जो हिस्सा है उसको भी ये हेल्प करेगा जब नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि यूएस बिकम्स इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट $119 बिलियन। तो यूएस जो है उसने चाइना को सरपास करके भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है वो यूएस बन गया है $119 बिलियन के साथ। तो इंडिया का जो कॉमर्स है या इंडिया का जो वाणिज्य है या इंडिया का जो बिजनेस है चाइना के साथ वो $115 बिलियन है, लेकिन इंडिया का यूएस के साथ $119 बिलियन हो गया है। तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द यूएस एंड इंडिया वो $119.42 बिलियन रहा 2021-22 में, जिसमें से कि $80 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट करा और $76 बिलियन का हमने इंपोर्ट करा। ड्यूरिंग 2021-22 इंडियाज़ नॉट 76 बिलियन से 80 बिलियन हो गया है और जो हमने इंपोर्ट करा है वो 51 करा है। तो 80 और 51 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका करीब 119 के आसपास पहुंच जाएगा। ड्यूरिंग 2021-22 इंडियाज़ टू वे कॉमर्स विद चाइना एग्रीगेटेड एट $115 बिलियन। तो $115 बिलियन है चाइना के साथ, जिसमें से कि $86 बिलियन जो है वो 2020-21 में था। द डेटा शोड एक्सपोर्ट्स टू चाइना मार्जिनल इंक्रीज टू 21, यानी कि जो भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो $21 बिलियन हुआ है और जो वहाँ से हमने इंपोर्ट किया है वो $94 बिलियन हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है GS3 से कि पंजाबी सिंगर मूसेवाला शॉट डेड। तो इंटरनल सिक्योरिटी से न्यूज़ है कि भारत में जिस तरह से पंजाब में अभी नई सरकार बनी है, आप गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे, और सरकार नई चुनने के बाद जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी कवर हटाया लोगों की, तो वहाँ पे एक गैंगस्टर ने एक पर्सन को वहाँ पे मार दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो कैसे काम चलेगा, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का फेलियर है, कि गवर्नमेंट फेलियर या पुलिस फेलियर है, तो जो कि अपने आप में रोकना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू नोन एज सिद्धू मूसेवाला वॉज शॉट डेड ऑन संडे एट जहावर के विलेज इन मानसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में उनको मार दिया गया अ डे आफ्टर द स्टेट पुलिस विड्रू हिज सिक्योरिटी कवर एंड दैट ऑफ मैनी अदर्स। तो कई सारे लोगों की सिक्योरिटी कवर को हटाया गया था पंजाब में से आप गवर्नमेंट के आने के बाद, और जिसके जैसे ही उनको हटाया गया अगले ही दिन उनकी मृत्यु कर दी गई। नेक्स्ट आता है अर्निंग बिलो ₹10,000। तो ये कहा जा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं भारत में जो 10,000 से कम रुपए कमाते हैं। तो 94% ऑफ 27 करोड़ इन्फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। तो 27 करोड़ जो इन्फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उसमें से 94% लोग ऐसे हैं जो कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, वो 10,000 रुपये से कम का मंथली इनकम कमाते हैं। अबाउट 72.5% ऑफ एनरोल्ड वर्कफोर्स बिलोंग टू SC, ST, OBC। तो 72% लोग ऐसे हैं जो SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स गेटिंग अ मंथली इनकम ऑफ ₹10,000 और बिलो वॉज 92% इन द मिडल ऑफ नवंबर 2021। तो नवंबर 2021 में कहा जा रहा था कि ये ऐसे लोग 92% है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं ई श्रम पोर्टल पे, तो अब ये परसेंटेज बढ़ के 94% तक हो गई है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे करंट अफेयर्स गाइस, इनको आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।